नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। नवी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शंस के बिगुल बजने ही वाले हैं। काफ़ी तैयारियां हो रही है, गहमा गहमी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग्स हो रही है, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम ज़रा जानें कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स से, जिनकी पल्स है इस पॉलिटिशियंस की यहाँ पे नवी मुंबई पॉलिटिक्स पे। मैं अपने पैनल से आपको पहले मिला दूँ। मेरे साथ बैठे हैं प्रशांत पाटिल साहब, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवी मुंबई के लिए ऑब्जर्वर शरद पवार साहब ने जिन्हें अपॉइंट किया है। बहुत बहुत स्वागत पाटिल साहब आपका। नमस्कार। मेरे साथ में है राइट साइड पे सूरज पाटिल साहब, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, गणेश नायक साहब के काफ़ी लॉयलिस्ट है और आजकल उनकी तरफ से वही ज़्यादा बात करते हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ में लेफ्ट में सीनियर कांग्रेस लीडर संतोष शेट्टी साहब है, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और नवी मुंबई में टॉप लीडर्स में इनकी गिनती होती है। शेट्टी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। एंड ऑफ कोर्स शिवसेना के तेज तरार लीडर MK मडवी साहब, जो अपने बयानों से काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं और ऑफ कोर्स काम भी बहुत ज़बरदस्त है। मडवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं कि ये किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। मेरे ख्याल से सूरत से पहले शुरुआत करते हैं कि बीजेपी वर्सेस रेस्ट की बात हो रही है। महाविकास अघाड़ी के हमारे पास तीन आ गए हैं। तो आई थिंक सूरज जी से बात करते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। सूरज जी, क्या ओपनिंग रिमार्क्स है आपके, किस तरह से तैयारी हो रही है? जी, ऐसा है कि 1992 में ये नवी मुंबई महानगर पालिका की स्थापना हुई है और 1995 मतलब 1995 से जो सेशन चालू हुए, जो इलेक्शंस चालू हुए, नवी मुंबई महानगर पालिका का पहला सभागृह से लेके आज 2020 तक यह सभागृह और लोगों की जो विश्वासार्हता थी वो एक विचार और एक धारा के पीछे रही। गणेश नायक साहब उस विचारधारा का नाम है। नवी मुंबई की विकास की प्रगति 1995 से 2020 तक इस बंदे के साथ चली रही और लोगों ने हर टाइम ये नवी मुंबई का विकास इन्हीं को हाथों होना चाहिए, ये विश्वास रख के उनके हाथ में दौड़ थमाई। तो निश्चित तौर पे हमारी नब्ज है विकास और लोग। तो गणेश नायक साहब, जबकि आपका सवाल है कि इलेक्शन के बारे में क्या, तो पहली बात है ये दौर कोरोना का चल रहा है और पिछले 24 सालों में अगर 4 बार वो महानगर पालिका में गए हुए मिनिस्टर थे, MLA थे, जो भी पोस्ट पे थे, पर आज ये 8 महीनों में लगातार 18 बार वो महानगर पालिका में गए हैं। इसका मतलब यह है कि हमें प्राविधान जो है या भी प्राथमिकता जो है वो लोगों के लिए है, लोगों के हित में है। कोरोना से जूझ रहा है ये शहर, लोगों को पहले हम उससे उभरे इसके लिए सोच रख के चल रहे हैं, ना कि इलेक्शन की और देख के। निश्चित तौर पे काम के बिना पे ही हम लोगों के सामने जाएंगे और इलेक्शन के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि विकास सातत्य से हम लगातार विकास के साथ चल रहे हैं। नवी मुंबई आज जो भी स्तर पे है वो विकास का नाम, दूसरा नाम है गणेश नायक। पाटिल साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने शुरुआत कर रहे हैं, ऑफकोर्स इलेक्शन इसी मुद्दे पे ये लड़ने वाले हैं कि गणेश नायक साहब ही दूसरा नाम रहे हैं विकास का नवी मुंबई में। आप ही की पार्टी में थे वो पहले, बीजेपी में अब चले गए हैं, क्या आप मानते हैं इस बात को? सर जी, नवी मुंबई का जो योगदान है वो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का है। जो नवी मुंबई तैयार किए वो पवार साहब ने किए। यहाँ पे जितने महानगर पालिका से लेके APMC मार्केट से लेके MID से जितने प्रकल्प लाए वो शरद पवार साहब ने लाए और जो कुछ आकार उकार देने का काम है नवी मुंबई को किया है वो पवार साहब ने किया है। आज माथाड़ियों का जो घर दिए गए वो भी पवार साहब के वहीं से मिले। हर चीज़ में, हर इसमें योगदान है पवार साहब है। जैसे जो PAP लोग हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, उनको 12.5% का ज़मीन देने का भी काम पवार साहब ने यहाँ पे किया है। और हर चीज़ में FSI से देना रहेगा, कुछ भी काम करना रहेगा, तो पूरा नवी मुंबई के लिए जो योगदान है, जो नवी मुंबई शहर जो बनाया गया है, जो आज कॉस्मोपॉलिटन शहर है, वो बनाने के पीछे पूरी ताकत शरद पवार साहब की लगी हुई है।
तो आप ये मानते हैं। शेट्टी साहब, आप शुरुआत से नवी मुंबई पॉलिटिक्स में रहे हैं, गणेश नायक साहब से कभी दोस्त कभी लगे, कभी बहुत ज़बरदस्त टकराव हुए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? नई मुंबई अग्री कोलियन से स्थापित हुआ है नई मुंबई। इस पे आपने जो हिसाब से बात है कि इसका योगदान है, किसका योगदान नहीं है, इसका सबसे बड़ा योगदान सिडको का है। जब मुंबई का गर्दी कम करने के लिए, गरीबों को घर देने के लिए, गरीब को मुंबई में घर नहीं मिलता था, उसके लिए जब का सीएम वसंतराव नायक ने नई मुंबई का स्थापना किया। उसके बाद लोगों का ज़मीन गए, जब मोहलत मिला उनको, उसके बाद शरद पवार साहब ने उसको 12.5% जाहिर करके यहाँ के अग्री खोली जो ज़मींदार है उनको उन्होंने मदद किया है। ऐसा कुछ नहीं, किसका योगदान ऐसा नहीं, महापालिका का काम है। वाटर मीटर गटर सिडको ने पूरा सुविधा करके दिया, रास्ता सिडको ने बनाया, घर सिडको ने बनाया, सब कुछ बनाया। खाली डैम एक हम लोग ने लिया है, बाकी मेरे ख्याल से जो था हमने जास्ती अच्छे जगह था हमने बेच दिया है। हमने ऐसा नहीं कि महापालिका किसका योगदान था, अच्छा खासा एक हॉस्पिटल था वो भी हम लोग ने आधा बेच दिया है। अच्छा खासा एक प्लॉट था, आज एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, सुपर मेडिकल कॉलेज बन सकता था, आज 17 प्लाजा का नाम पे भेज दिया है। अच्छे एक हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल बन सकता था, आज एमजीएम ने हॉस्पिटल बनाया सानपड़ा में, वो भी हमारा थाबा में था, वो भी बोला कि इधर कुछ नहीं बनाने का, छोड़ दो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबका योगदान है। इसमें माथड़ी है, माफड़ी है, कॉस्मोपोलिटन लोग हैं, इधर का भूमिपुत्र ने ज़मीन दिया है, इसके लिए नई मुंबई शहर बनाए। ऐसा तो ये नहीं कि इतना साल से हुआ कि इधर का जो भूमिपुत्र है उसको ऐसा कोई न्याय इतना ऐसा कोई मिला नहीं। अभी भी उनकी प्रलंबित है। जो लोग 15-15, 20-20 साल से आमदार थे, पालक मंत्री थे, मिनिस्ट्री थे, मेरे ख्याल से उसके ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं है। नई मुंबई में ऐसा होना चाहिए था कि अच्छे के मेडिकल कॉलेज, अच्छे एक सिविल हॉस्पिटल, ये सब होना चाहिए था। ये जो क्योंकि जगह सिडको के पास था, सिडको से लेने का ताकत हमारे पास था, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। और साहब, आपका क्या मानना है कि विकास जो नवी मुंबई का हुआ है उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? नई मुंबई का जो विकास हुआ है उसके लिए सभी का श्रेय है। 1972 में सिडको आई और हम जो अग्री कोली समाज के जो प्रकल्पग्रस्त थे उनके जगह पर ये सिडको और नई मुंबई शहर बसा हुआ है। अभी हर एक आदमी बोलता है कि क्रेडिट लेने का कोशिश करते हैं, तो ये गलत है। और हमारे मित्र छोटे भाई समान है, उन्होंने बोला कि नई मुंबई शहर ये गणेश नायक साहब के विचारधारा के माध्यम से चलती है। गणेश नायक साहब की विचारधारा कौन सी है? 92 में जब नई मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्थापित हुई, 94 में गणेश नायक साहब शिवसेना में से चुन के आए, मिनिस्टर हुए। 95 में कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई, 95 में इलेक्शन हुई, उस तक गणेश नायक साहब की विचारधारा शिवसेना की थी। शिवसेना की सत्ता गई तो गणेश नायक साहब की विचारधारा राष्ट्रवादी की हो गई। 15 साल एक ही घर में मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, इतना सब होने के बाद में फिर गणेश नायक साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस की और कांग्रेस की सत्ता गई। फिर भी गणेश नायक साहब की विचारधारा चेंज हो गई, बीजेपी की सत्ता आई, वहाँ पे भागे। तो ये विचारधारा कौन सी है? जब भी पार्टी सब कुछ एक परिवार में देता है तो हर बार सत्ता के पीछे भागने वाली विचारधारा रहेगी कि नेता के साथ में, पार्टी के साथ में जो आदमी ईमानदारी से साथ में रह के पार्टी का अच्छे दिन आवे बुरे दिन आवे पार्टी के साथ में रहना चाहिए। तो 3 पार्टी चेंज करके कौन सी विचारधारा आदरणीय गणेश जी नायक साहब की हो सकती है? वो सिर्फ विचारधारा नहीं है, जिनकी सत्ता आती है उनकी सत्ता के पीछे भागने वाले हैं और भागकर काम का श्रेय लेने का कोशिश करते हैं। ये गलत है। यहाँ पे सभी का योगदान है और योगदान जो सभी लोगों ने दिया है उसका क्रेडिट एक आदमी को नहीं दिया जा सकता है। काम सभी लोगों ने किया है, गणेश नायक साहब ने भी किया है, सभी लोगों ने किया है। और रियल में अगर अग्री कोली को अगर किसी ने अच्छा से हमको अग्री कोली प्रकल्पग्रस्तों को अगर किसी ने योगदान दिया है आगे बढ़ने के लिए तो वो योगदान शरद चंद्र जी पवार साहब का है। अगर 94 में वो सीएम नहीं बनते थे
तो हमें 12.5% का प्लॉट भी नहीं था उस टाइम में। तो जो रियलिटी है उसको कोई नाकार नहीं सकता है। सूरज ये जो बात आ रही है, जो विचारधारा की उन्होंने बात किया है कि ये बात तो खड़ी होने वाली है बार बार कि इतने साल तक शिवसेना का, जैसे पहले उन्होंने कहा, और इतने साल तक पवार साहब ने फ्री हैंड दे के रखा था नवी मुंबई में। आई एम श्योर पाटिल साहब भी ये बात करेंगे। उसके बाद पार्टी थोड़ी गड़बड़ी में आती है और नायक साहब पार्टी चेंज कर लेते हैं। ये कहीं आप लोग को हिट होने वाला है या फायदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं, मैं शब्दों का खेल नहीं करूंगा। मैं फिर बोलता हूँ, विकास की विचारधारा, गणेश नायक साहब की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा से परे होके जब भी शिवसेना में थे तो शिवसेना का तब मराठी माणूस करके नारा था बाला साहब का, रिस्पेक्टेड पर्सन है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का। पर तब भी ये सिटी में धर्म, जात, भाव, भाषा के बनाव पे इलेक्शन नहीं हुए। विचारधारा एक बंदे का, एक शहर के विकास के बारे में सोच आगे आई और वो सोच लोगों ने परखी और 1995 में वो सत्ता हाथ में थी। 2000 में इलेक्शन हुए, राष्ट्रवादी से हम लोग सामने गए, फिर भी लोगों ने पक्ष नहीं देखा। अगर विचारधारा शिवसेना की होती तब शिवसेना की सत्ता आती थी, पर तब राष्ट्रवादी में होते हुए भी गणेश नायक साहब की वही विकास की विचारधारा लोगों ने अपनाई और 2000 में हमें फिर वो जीत दिलाई। वही 2005 और 2010 में तो हम एमपी सीट हार चुके थे, हम एमएलए सीट हार चुके थे 2015 के इलेक्शन में टाइम बोलो। तो तब के बाद 2010 में हुई, 2015 में ये स्थिति आई कि हम हार चुके थे। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे चीज़ बोला गया, पर शहर तब भी सोच यही रखी कि यही बंदा है जो शहर को विकास की ओर लेके जा रहा है। उसका प्रमाण हुआ कि 2015 में जो लहर थी उसके खिलाफ जाके गणेश नायक साहब के नेतृत्व में फिर यहाँ पे हमारे नगर सेवक चुन के आए और हमारे मेरे तो बात यही आ रही कि पार्टी चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? जी, मैं फिर बोलता, हर एक का वजूद, हर एक का वसूल, हर एक का विचार होता है कि जबकि लोगों के विकास का अगर वो मसला लेके साथ में दौड़ता है तो वहाँ खुद का स्वार्थ नहीं आता, लोगों के स्वार्थ के, लोगों के विकास के स्वार्थ के लिए कभी कभी हमको बलिदान देना पड़ता है, हर चीज़ में बाजू रखनी पड़ती। यहाँ बैठे हुए मेरे साथी जबकि बात करते, जब 5 उंगली हाथ में होती है, 1 उंगली आगे होती है तो 4 उंगली अपने आप अपने तरफ आ जाती है। प्रशांत जी पाटिल मेरे बड़े भाई समान है, आज महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस करके काम कर रहे हैं, जबकि वो भी पहले शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते थे। गणेश नायक साहब के साथ उठ बैठ में उनका भी बहुत सालों का, मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई ये बेटे एम.के. मडवी साहब, इन्होंने भी कस्में कितनी उठा चुके हैं, विकास पुरुष करके कितनी बार नायक साहब का उल्लेख कर चुके। तो जबकि हर एक का, इन्होंने पार्टी क्यों बदली, उन्होंने पार्टी क्यों बदली, हर एक की विचारधारा और सोच वहाँ मायने रखती है। निश्चित तौर पे मैं बोलूँगा पार्टी की विचारधारा से बढ़ के लोगों के हित में जो निर्णय होगा उसके पीछे वाले जाने हमारा नेता है। और निश्चित तौर पे नवी मुंबईकरों को ये मालूम है, इस वजह से आज भी वही नेता, वही विकास पुरुष नवी मुंबईकरों को प्यारा है। पाटिल साहब जैसे ये कर रहे हैं कि हमने भी आपको नायक साहब के साथ बहुत शुरू से देखा था, बहुत क्लोज आप थे, लॉयलिस्ट थे, जैसे हम यहाँ पे मडवी साहब से बोलते हैं, वैसे आप भी थे। वो बीजेपी में गए, आप नहीं गए? सर जी, इसका कारण बहुत अलग है। एक तो मैं 86 से शिवसेना का उरण का फाउंडर हूँ। उस टाइम से मैं गणेश नायक के साथ में शिवसेना में काम करते आया। गणेश नायक साहब को जब शिवसेना से निकाला तब मैं रायगढ़ जिला प्रमुख शिवसेना का काम कर रहा था। ऑलरेडी मैं 95 में एक शिवसेना का उम्मीदवार अलीबाग उरण से इलेक्शन, अलीबाग उरण विधानसभा से इलेक्शन किया था। 95-99 तक मैं शिवसेना का जिला प्रमुख था। जब गणेश नायक साहब को शिवसेना से निकाला, उनका कुछ अनबनी हुई होगी, तब मुझे एक लगा कि एक आगरी जाति का नेता है, नज़दीक का नेता है। वो टाइम पे ऑन चेयर शिवसेना का जिला प्रमुख होते हुए मैं शिवसेना छोड़ के गणेश नायक साहब में चला गया। वो टाइम की बात थोड़ी अलग थी। मुझे लग रहा था हमारा जात वाला नेता है, उसके ऊपर अन्याय हुआ है, उसके साथ जाना चाहिए। मैं वो टाइम पे शिवसेना छोड़ के गणेश नायक से चला गया। लेकिन आज की डेट में बाद में क्या किया, गणेश नायक ने अभी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में मैंने उसको मना किया। मैं क्लियर कट बोला कि मैं अभी इसके साथ में अभी आगे आने वाला नहीं हूँ आपके साथ में। इसका कारण है कि गणेश नायक का, जैसे एम.के. मडवी साहब ने बोला, उन्होंने 3 पार्टी का बोला। गणेश नायक शुरू में कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने वहाँ पे जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था।
उनका स्टार्टिंग वो बॉटम कांग्रेस है। उसके बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी ज्वाइन किया, अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। आपके हिसाब से क्या कारण था कि उन्होंने राष्ट्रवादी छोड़ा? सर ये राष्ट्रवादी छोड़ने का कारण एक ही है, उनका लड़का जो संदीप नाइक है, उनके वजह से उनकी राजनीति अभी खत्म हो रही है। संदीप नाइक के पुत्र प्रेम जो अंधा रहता है, वो पुत्र प्रेम के वजह से गणेश नाइक ने ये राष्ट्रवादी छोड़ के बीजेपी में गए। ना आप इस बात से सहमत हैं? आपको क्या लग रहा है कि इतने साल राष्ट्रवादी में थे, क्योंकि ये हम इसलिए डिस्कस करें कि इसका पॉलिटिक्स पे बहुत फर्क पड़ रहा है नवी मुंबई के। शायद आप लोग ने महाभारत देखा होगा, उसमें अर्जुन और श्री कृष्ण परमात्मा थे। श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को जितना मदद नहीं किया होगा, उससे जास्ती शरद पवार साहब ने गणेश जी को मदद किया है। लेकिन क्या होता है, कभी धृतराष्ट्र बनता है जब तकलीफ हो जाता है। नायक साहब धृतराष्ट्र बने, पुत्र प्रेम आ गया, इसके लिए सब हमारा वो बच्चा समान है सूरज, बचपन से हम लोग। नायक साहब हमारा भी अच्छा दोस्त है, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल वे हमारा अलग है, हमारा विचार अलग है, उसका सोच अलग है, अपना सोच अलग है। लेकिन आज नायक साहब अगर एनसीपी में रहते हैं, सबसे बड़ा पद में रहता था, मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर हो सकता था, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो उसको पहले भी मिलते थे। लेकिन गलती तो होता है, आदमी से गलती तो की है। आज सबका आशीर्वाद से, शरद पवार जी, सोनिया गांधी, इसका आशीर्वाद से आज उद्धव जी सीएम है, महाविकास आघाड़ी। अभी आपको देखा होगा एमएलसी के इलेक्शन में जो चमत्कार हुआ है, वो चमत्कार नहीं होने से शक्यता है कि वो होगा 100%, क्योंकि लोग समझ गए। अभी रीडेवलपमेंट का मामला है, 30-35 साल बनाया वाला घर, हर 5 साल में हम लोग बोलते हैं कि ये वर्ष रीडेवलप करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन करेंगे करने वाला कोई नहीं थे। अभी कुछ 4 FSI का 4.5 FSI सीएम डिक्लेयर कर, मेरे ख्याल से कुछ दिन में GR आ जाएगा। हमारा विचार है कि पूरा नई मुंबई विकास सिडको करे, सिडको NRI बना सकता है, मिलेनियम पार्क बना सकता है, स्वप्नपुर जैसे महत्वपूर्ण सोसाइटी बना सकता है। हमारे देश में अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है, टाटा है, शाहपुर जी पालन जी है, L&T है, गोदरेज है। ऐसे लोगों को सामने रख के अगर सिडको नया शहर बना सकता है, ये शहर बनाने का काम सिडको का है, महाराष्ट्र शासन का है। कोई ऐसा नहीं, मेरा एक कहना है, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। सिडको ही महाराष्ट्र शासन की एक संस्था है, जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है। जो भी डिसीजन लेना है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं। वहाँ पे बैठने वाले जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हैं या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहते हैं, वो उनको बोलते हैं करें। सिडको का ऑफिसर जो आता है 1-2 साल के लिए आता है, लेकिन जैसे MK मडवी साहब ने और शेट्टी साहब ने बोला, जो आज सिडको खड़ी हो गई है, ये आगरी कोली जो भूमिपुत्र है, उन्होंने जमीन दिया, इसके लिए सिडको का उनका योगदान बहुत बड़ा है। इसके लिए यहाँ पे आज नवी मुंबई खड़ी हो गई है। उसमें सिडको आ गई, सिडको से माध्यम से 1917 में 70 साल, आज सिडको को 17 मार्च को 51 साल पूरा होने वाला है। आज भी हमारा प्रकल्पग्रस्त आज भी संघर्ष कर रहा है। जैसे देखा जाए तो 12.5% का प्लॉट आज भी हमारे प्रकल्प को मिला नहीं है। जो 95 विलेजेस है पूरा नवी मुंबई, ठाणा, उरण, पनवेल एरिया में 12.5% से जो नैसर्गिक जो घर बांध के रखा है, जो खुद के ज़मीन पे, वो अभी तक रेगुलर सिडको ने किया नहीं। सिडको कर रही है, सिडको ने कर, सिडको क्या कर रही है, जो भांडवलदार है, बड़े लोग हैं, उनके लिए ज़मीन दे रही है, उनके लिए कर रही है। आज जिन्होंने जो नाम लिया, जैसे शाहपुर पालन जी, L&T, आज वही मुद्दे पे मैं आता हूँ। जो पंतप्रधान आवास योजना है, ये पंतप्रधान आवास योजना किसने लाया? देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाया। सिडको के तत्कालीन चेयरमैन प्रशांत ठाकुर थे, उनका दोनों का मोदी साहब ने उसका उद्घाटन किया। तब मोदी साहब ने क्या बोला था, देश में मुझे गरीब लोगों के लिए घर बनाना है। हर एक मुख्यमंत्री बीजेपी का सोच रहा है मैं ज़्यादा घर बनाऊंगा, मैं ज़्यादा घर बनाऊंगा। उसमें देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि 90,000 घर मैं महाराष्ट्र में बना के देता हूँ। आज पंतप्रधान आवास योजना कहाँ पे ला रहे हैं? जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे ट्रक टर्मिनल है,
जो ट्रक टर्मिनल है या रेलवे स्टेशन है उधर ये पार्किंग के लिए जगह है, लोगों को आने जाने के लिए जगह है, वहाँ पे कुछ नागरिक सुविधा देने के लिए जगह है। आज वो जगह पे ये पंतप्रधान आवास योजना का यानी घरकुल योजना ला रहे, वो गलत है। ये तो यहाँ पे स्थानिक लोगों का भी विरोध है, यहाँ पे जो रहने वाले प्रकल्पग्रस्त है उनका भी इसको विरोध है। नायक साहब का भी विरोध है। नायक साहब ने तो उस दिन बोला कि कौन से विद्वान ने लाया, तो मुझे उसके बहुत आश्चर्य लगा। अभी विद्वान नायक साहब को पता होना चाहिए था, वो देवेंद्र फडणवीस है। तो विद्वान के लिए बोलने के पहले ये विद्वान कौन है वो सोच समझ के बोलते तो अच्छा रहता। मैं क्लेरिफिकेशन पहले मैं हमारे बड़े भाई साहब जो बोले मुझे बच्चे जैसे ही हमेशा बेटे जैसा सम्मान देते। शेट्टी साहब, ये जो मेरे माथे पे टीला देख रहे हैं आप, ये मैं 2.5 पैसे का भूमि पूजन करके आया हूँ। आज अभी मुझे आने में जो देरी हुई उसका कारण वही है कि गणेश नायक साहब ने 2.5 FSI का जो सपना नवी मुंबई के नागरिकों को दिखाया था, जो आपकी ही इसी स्टेटमेंट में आया कि बोला जाता है होता नहीं। आज मैं यही तिला आपको दिखा रहा हूँ कि मैं भूमि पूजन करके आया हूँ, सीसी लेके ऑफिशियल 2.5 FSI का भूमि पूजन। जेडी साहब सपनों की सोच विचार पूर्ति स्वप्न पूर्ति करके आए हैं। हम बोलते नहीं, हम करते हैं। हमारा नेता बहुत कम बोलता है, करता है। दूसरी बात, अभी प्रशांत जी बोले, प्रशांत पाटिल साहब ने बताया कि नाइक साहब ने बोला कौन विद्वान है, और उन्होंने कहा कि फडणवीस साहब जी का प्रोजेक्ट। निश्चित तौर पे हमारे देश के पहले पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना, जो दिशा, जो निर्देश है कि गरीबों के लिए आवास योजना, उन्होंने बोलने के बाद फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे। यकीनन उसी दौर में ये जो बोला गया ट्रक टर्मिनल या अलग इसमें डिपोज में या रेलवे स्टेशन, आपको बता दूं कि मैं उसी सब्जेक्ट पे आता हूँ जहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैंने कहा हमारी सोच विचारधारा नेता की शहरवासियों से जुड़ी है, विकास से नाल जुड़ी है, तो वो किसी पार्टी नेता इससे नहीं। गलत है तो गलत है, इसी के लिए नंबेकर उनको चाहते हैं। जबकि ट्रक टर्मिनल में ये देखिए विद्वान, मैं फिर बोलता हूँ, संतोष शेट्टी साहब ने अपनी भूमिका रखी, सड़कों ने विकास, प्रशांत पाटिल जी ने रखी, सड़कों के ये बदलते रहते। नाइक साहब के शब्दों का विपरास करना नहीं है। फिर बोलता हूँ कि जो IAS, जो अधिकारी, जो सड़कों एम्प्लॉय बैठे हैं, इनकी सोच के लिए उन्होंने किस विद्वान का ये शब्द, फिर बोलता हूँ मैं, तत्कालीन सड़कों अधिकारी जबकि जो थे जिन्होंने ये सोच रखी कि यहाँ हो सकता है वो, मैं फिर बोलता हूँ पाटिल साहब, मैं फिर बोलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट को हम फिर बोलते हैं, हम शहरवासियों के साथ हैं, हम शहर धारा विचारधारा विकास की विचारधारा को साथ देते हैं। मोदी साहब मेरा बात सुनो, ये प्रोजेक्ट मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया। मेरे और एक आगे जाके बोलता हूँ, सिडको के कुछ ऑफिसर का ए प्रोजेक्ट के लिए वो टाइम पे विरोध था। सिडको के ऑफिसर जो प्लानर ऑफिसर है उन्होंने ए प्रोजेक्ट के लिए विरोध किया था, ये ठीक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की थी और देवेंद्र फडणवीस का आग्रह था। और क्या होता है, MD कुछ नहीं करता है, जब CM उसको डायरेक्शन देंगे तो उनको करना ही है। UD से जब आ जाता है। सूरज जी, इसमें ये जो स्टेटमेंट आया है, इसमें एक बात को और थोड़ी हवा मिली है, जो अक्सर विरोधी लोगों का कहना है कि नायक साहब बीजेपी में जाके पछता रहे हैं या कंफर्टेबल नहीं है वहां पे। ये और ये जो स्टेटमेंट आया है कि खुद के लीडर्स को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है कि ये वो उसी डायरेक्शन में, और शायद फिर से कोई मन बदलाव हो रहा है, शायद कोई बिल्कुल नहीं। मैं फिर याद दिलाता हूँ, शिवसेना में जबकि उनकी भूमिका कई विचारों के साथ उनकी प्रताड़ना थी, राष्ट्रवादी में भी खुलेआम बोलने वाले नेता करके गणेश नायक को बोला जाता था। उन्होंने कभी नहीं बोला जी ना, यकीनन मैं याद दिलाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं कि कई सारी सोच आई थी नवंबर के बारे में जो उसके लिए के बारे में उन्होंने कभी गलत नहीं, किसी लेकिन बीजेपी में रह के बोल रहे हैं नहीं, किसी आज भी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी का सपना उन्होंने नहीं नोटेट किया है या फिर नवंबर। देखिए सोच बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए घर बने, आवास योजना बने, उसके लिए जगह जो है वो गलत चुनी गई है। उन्होंने देखिए चुपचाप बैठने वाला लीडर नहीं होता है, लोगों का आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने वाला लीडर होता है। गणेश नायक साहब ने आवाज़ पहुँचाई है कि ये योजना अच्छी है पर जगह गलत है, मेरे शहरवासियों के खिलाफ, मतलब आप किसी को न्याय दे रहे और मेरे शहरवासियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो इसका आवाज़ उठाने का मेरे पास अधिकार है।
मैं एमएलए हूँ और इस शहर का एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उन्होंने आवाज इसमें एक बात बोलता हूँ, बात हो रही है, नहीं इसमें आवाज उठाने की बात हो रही है। प्रोजेक्ट 2 साल पहले की बात हुई थी, इनॉग्रेशन वगैरह हुआ था, अब जाके हो रही है। जैसा सूरज कह रहे हैं, आपको लगता है ये सिर्फ नवी मुंबई के हित की वजह से ये आवाज अभी आई है या इसके पीछे और भी कुछ है? साहब जी, मैं भी 15 साल से आदरणीय गणेश नाइक साहब के साथ में था। मैं बहुत नज़दीक से देखा हुआ है, जहाँ पे खुद का स्वार्थ होता है वहाँ पे जो उनकी स्टेटमेंट रहती है वहाँ हमने नज़दीक से देखा हुआ है। रही बात, इन्होंने बोला कि 2.5 पैसा है हमारे नेता की वजह से मिला हुआ है। आपका नेता होता तो गणेश नाइक साहब अगर अभी भी अगर मिनिस्टर होते तो 2.5 पैसा मिलता भी नहीं था। अभी के जो सीएम हमारे जो उद्धव जी ठाकरे साहब है, फिर रिपीट कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ ना, सूरज जी आप बोलते हो मैंने बात की है। जीआर कब का है, फिर आप स्टडी कीजिए। सूरज देवेंद्र जी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बात करते समय मैंने बात नहीं किया सर, मेरी बात होने के बाद चाहिए, अब बात करिए। गलत है वो बताना चाहिए, आपका नॉलेज कम पड़ रहा है। आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, जीआर का साल पढ़िए। बात करते वक्त मैंने बात नहीं किया, मेरी बात पूरी होनी थी, आपकी बात कर रहा हूं। आप 2014 से उसके बाद में शिवसेना बीजेपी पार्टी की सत्ता आने के बाद में एफएसआई पास हुआ है, और आपके नेता आदरणीय गणेश जी नाइक साहब ने उस टाइम में ही डिक्लेयर किया कि हमारे लोगों ने हमको ये काम करने को नहीं दिया। शिवसेना और बीजेपी की जैसा सत्ता आई उसी टाइम में 2.5 पैसा डिक्लेयर हुआ। और जब भी अभी महाविकास आघाड़ी के सीएम आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब बैठे, आदरणीय अजित दादा पवार साहब बैठे, और हमारे नगर विकास मंत्री, हमारे पालक मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये सब पास किया है। नहीं तो गरीब इतने मरते थे, उसके अंदर इतने पॉलिटिक्स खेलते थे, काम होने को आया उसके अंदर खो डाल दिया। और रही गई बात, आज सूरज जी बात करें कि हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जैसा सोचते हैं उनकी वो सोच है। सब जी जिस टाइम में खासदारकी का इलेक्शन हुआ उस टाइम में आप जरा क्लिप निकालिए आदरणीय गणेश जी नाइक साहब की। उस टाइम में तो भाषण में मेरा भाईदर में तो गणेश नाइक साहब बोल रहे थे चौकीदार चोर नहीं महाचोर है। तो अभी आज विचार कहाँ पे गया प्रधानमंत्री जी के साथ में? तो कुछ भी बात करके नहीं चलती है, बात करने से पहले सोचना है, बोलना है। उस टाइम में जो बात करने वाले आज अभी बोलते हैं हम बीजेपी में प्रधानमंत्री जी के विचार से हम लोग चल रहे हैं, तो ये विचारधारा नहीं है। जब भी उनको चाहते हैं वो परिवार, तभी जो पार्टी में जाना है उन्होंने बोला। अभी मैं तो 3 पार्टी का बात किया था, तो अभी मुझे याद आया कि वो पहले कांग्रेस में ही थे, जिला परिषद की इलेक्शन लड़ी हुई थी। तो इससे मालूम पड़ता है कि उनको ना जनता से लेना है ना पब्लिक से लेना है, किसी से नहीं लेना है। जहाँ पे सत्ता है मुझे सत्ता चाहिए। आज सर मेरे सुनिए आप, आज भी देखिए हम लोग प्रकल्प भूमिपुत्र अग्रिकोली समाज के लिए क्या किया इतना साल, जब 25 साल घर के अंदर सत्ता थी। अभी सूरज जी बोल रहे कि बीजेपी के विचारधारा से चलना है। आप आयुर्ली में आइए, जब भी राष्ट्रवादी से निकल गए तो वहाँ पे एक राष्ट्रवादी का आमदार का ऑफिस था, वहाँ पे राष्ट्रवादी का बोर्ड लगा हुआ था, वो बोर्ड निकाल दिया है। आज बीजेपी में आदरणीय गणेश जी नाइक से पूरा परिवार जाने के बावजूद उन्होंने बीजेपी में गए, बीजेपी में आमदार बन गए। आज भी वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है बीजेपी का, तो अभी कहाँ भागना है? और कौन सा पार्टी ढूंढ रही है? एक बात बोलता हूँ, अभी 2 दिन गलत चल रहा है। सत्ता के साथ में भागने वाला परिवार है, उसके अलावा कुछ नहीं, पब्लिक के लिए कुछ लेना देना। आज मुझे बताइए एक भी आगरी कोली को कहाँ पे लेके गए? आप बोलते हैं आज वहाँ पे 2.5 पैसा मिला। हम लोग आगरी कोली हमारे बाप दादा का मकान आज अगर हम लोग बनाने को जाते वो तोड़ते हैं। और शिव कॉलोनी में यही गणेश नाइक साहब ने उनको ये करके दिया, परमानेंट करके दिया। तो हमने आगरी कोली समाज ने क्या पाप किया था? आज तक हमारे घर लीगली नहीं, आपके बाप दादा के भी घर है, आज बनाओ, तोड़ रहे। जेडी साहब थोड़ा ये सब्जेक्ट क्लियर करता हूँ। सर ने भी क्या होता है, हर चीज विचारधारा की बात ये रही, सब्जेक्ट टू आपका अभ्यास भी उस बारे में कितना है। गलत बातें गलत सोच लाती है। 2.5 पैसा का जीआर उन्होंने कबूल किया कि देवेंद्र फडणवीस साहब और शिवसेना की जो पार्टी थी तब मंजूर हुआ है। यकीनन हम भी वही बोलते हैं
अभी उद्धव साहब बैठे तब नहीं हुआ है, वो तारीख जीआर की पढ़ेंगे उद्धव तो साहब मालूम के पड़ नाम जाएगा। बताया उन्होंने। उद्धव साहब के अरे उद्धव साहब के बारे में नहीं हुआ। फिर वो टाइम में हो गया तो तब 5 साल क्यों लगा? 5 साल देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम थे, तभी क्यों नहीं अभी बना? कैसा होता है, रहे बात क्रेडिट की, मैं इम्प्लीमेंटेशन संतोष शेट्टी साहब ने इम्प्लीमेंटेशन अभी क्यों हुआ? जी उस पे क्यों जी नहीं मैं बोल रहा हूँ, संतोष शेट्टी साहब ने जब वो सब्जेक्ट निकाला कि हो नहीं रहा है, तो उसका खुलासा मुझे करना पड़ा कि DIFSI का इनोग्रेशन आज हुआ, जबकि इम्प्लीमेंट मैं बोलता हूँ जी जी मैं इम्प्लीमेंटेशन बोलता हूँ जी मैं बोलता हूँ। देवेंद्र फडणवीस साहब 5 साल थे ना, 2014 में सीएम बने, उससे मेडिकल ये सोसाइटी क्यों इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं हुआ? आज उसको सीसी मिली, ये सीसी मिलने के लिए आप अगर डिटेल में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा वो प्रपोजल तो सबमिशन था, उसके पास सिडको की जो गलती थी कि कम जगह में उन्होंने ज़्यादा घर बेचे थे। वो सब्जेक्ट जब सबमिट हुआ प्रोजेक्ट, तब उन्होंने वो परमिशन के लिए सीसी के लिए प्रॉब्लम हुआ। इम्प्लीमेंटेशन में जी जी तो मैं वही बता रहा हूँ कि ग्राउंड बेस में वो प्रॉब्लम थी, टॉप प्लेस में नहीं थी। आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है? आपने प्रेम पुत्र की भी बात की, क्या कुछ घर वापसी की कुछ बात हो सकती है? क्योंकि आपके नेताओं ने कहा है कि जो इलेक्शन के पहले गए थे काफी लोग वापस आने वाले हैं। सर अरे हमें जरूरत नहीं है, बहुत से हमें जरूरत नहीं है सर। अभी पवार साहब का सिलूरो का दरवाजा ठोक रहे आने के लिए, ऐसे बहुत लोग हैं, नवी मुंबई के नहीं तो ऑल ओवर महाराष्ट्र के लोग हैं जो वापस राष्ट्रवादी में आना चाहते हैं, कि वहाँ पे उनका बीजेपी में दम घुट रहा है ना, उनको कुछ किसकी ताकत मिल रही है, कुछ भी करना रहेगा तो उनको बीजेपी के हाई कमांड से पूछना पड़ता है। अभी एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, गणेश नाइक साहब जब राष्ट्रवादी में थे तो पूरा फ्री हैंड उनको थाना नवी में दिया था पवार साहब ने। जैसे MK साहब ने बोला, खासदार की, आमदार की, महापौर, मंत्री पद सब कुछ दिया था। अरे उन्होंने, नाइक साहब ने भाषण में हर टाइम कबूल किया, एक ही आदमी जो देश में पवार साहब, उन्होंने मेरे घर में खासदार की, आमदार की, मंत्री पद दिया है, ये बार बार उन्होंने दोहराया है। अभी बात है ऐसे छोटी सी, अभी लास्ट टाइम जब उनको दोनों तरफ से बेलापुर आईरवली का सीट चाहिए था, उसमें इतनी उनकी फंकी पोजीशन हो गई कि बेलापुर का सीट गणेश नाइक को मिलेगा, इधर का सीट संदीप नाइक साहब को मिलेगा, लेकिन हालत ऐसी हो गई, उधर तो मंदा मंत्री को कंटिन्यू किया, यहाँ पे संदीप को बाजू करके गणेश नाइक को साहब को टिकट देना पड़ा, और वो भी AB फॉर्म के लिए NBSC में AB फॉर्म का आने के लिए 2-2, 3-3 घंटा वेट करना पड़ा, वो भी एक महामंत्री आगे AP फॉर्म दिया। इसके पहले थाना के 22 सीट है, उसका पूरा AB फॉर्म गणेश नाइक और संजू नाइक के साथ पास में रहता था और वो जाके देते थे। ये यहाँ पे उनकी घुसमट हो रही है। रही बात, अभी थोड़ा सा 15 आवास योजना पे जाता हूँ, 14-15 को अधिवेशन था, अधिवेशन में शशिकांत शिंदे साहब जो हमारे लीडर है, यहाँ के नवी मुंबई के बराबर है, उन्होंने वहाँ पे बात निकाली ना, 15 आवास योजना के लिए जो ट्रक टर्मिनल में चल रहा है उसको हमारा विरोध है। मगर जब अधिवेशन चल रहा था वहाँ पे नाइक साहब ने बात निकालना चाहिए था विरोध करने के लिए, बाद में क्या बोलना है वो बात नहीं। आज कॉन्ट्रैक्टर कौन है? L&T है, शाहपुर पालन जी है, शिर्के है। अभी उनके ऊपर कुछ प्रेशर लाने के लिए बात वो कर रहे होंगे शायद, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात है, कामोटा मानस सरोवर के, मैं लास्ट टाइम गया था 8 दिन पहले, उधर के पूरे NGO संस्था, पॉलिटिकल लीडर वो 15 आवास योजना के आगे से शुरू से अपोज कर रहे हैं। शुरू से। आज भी मेरे ऑफिस में सुबह में आए थे, खारकोपर में एक दिन का आंदोलन था, मैं खुद गया था। यहाँ पे बीजेपी के नेता है जो एक्स MP रामशेठ ठाकुर, प्रशांत ठाकुर MLA है, वहाँ के महेश बाली, रामशेठ ठाकुर ने कहा, क्या कहा था, एक खारकोपर पे 15 आवास योजना, घरकुल योजना आएगी तो पहला मैं विरोध करूंगा और पोकलेन के नीचे मैं सो जाऊंगा, उनका वो स्टेटमेंट था। मैंने वो भाषण में उनको बोला उधर ही, रामशेठ ठाकुर कॉम्प्लेक्स में बाजू में प्रोग्राम था आंदोलन का, बोला अभी तक रामशेठ ठाकुर को पोकलेन मिली नहीं है, नहीं मिली होगी तो प्लास्टिक का तो पोकलेन लेके आओ, खिलौना, उसके नीचे तो रामशेठ ठाकुर सो जाए। बात ऐसी है सर, यहाँ पे प्रकरण को एक बोलना और वहाँ का काम L&T से रामशेठ ठाकुर जेम मात्रे ने लिया है, यानी दोगलापन नीति बीजेपी नेताओं में चल रही है। एक जगह पे विरोध करने का, दूसरी जगह पे वही कॉन्ट्रैक्ट रामशेठ ठाकुर बीजेपी का जो नेता है प्रशांत ठाकुर के पिताजी, उन्होंने काम लिया है। तो ये जो यहाँ पे जो मौजूद नहीं है उनके बारे में नहीं है कि उनका डिफेंड करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट है ना, ये जो बोल रहे हैं कि ये जो अपोजिशन है, अभी जैसे रामशेठ ठाकुर साहब का ये बोल रहे हैं, उन्होंने कम से कम फडणवीस साहब को या मोदी साहब के अगेंस्ट स्टेटमेंट तो नहीं दिया अभी तो कि अब मैं अपोज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। ऑफकोर्स मैं सूरज को भी फिर से इस पर जाऊँगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये
कुछ गड़बड़ी है, प्रेम पुत्र से अब पछता रहे हैं। क्या होता है, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, बीजेपी और भी कुछ पार्टी है, बीएसपी है, एसपी है, कम्युनिस्ट है और 3-4 पार्टी बाकी है ना, मन से सुनो, है, मन RPI से है, है, दिल से है, कर से है, बहुत सारा पार्टी है। देखो जो आदमी को एक विचारधारा होता है, देखो हम आज आप लोग का सामने ही है, एमके मडवी हम लोग बचपन से साथ में 40 साल हो गया कांग्रेस में, हम भी जा सकता था, बीजेपी में जा सकता था, शिवसेना में जा सकता था और किस में जा सकता था, लेकिन कभी एक पक्ष का साथ है, लोगों को लगता है कि एक ही पार्टी में ठीक है। जैसा एमके मडवी ने साहब ने पूरा बता दिया, दोबारा उसको रिपीट करना कोई ये नहीं। अभी हमारे छोटे भाई सूरज पाटिल ने बताया कि हम भूमि पूजन करके आए, तो अभी परसों इनके पक्ष का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। बीजेपी में भी 2 बीजेपी है ना, इधर एक मंदा मात्र बीजेपी, एक गणेश नायक साहब बीजेपी है ना, उसका ये सुनता है ना इसका ये सुनता है, ठीक है, उसका अंदर मामला है। आप दोनों के मीटिंग में बैठते हैं, जो आपको मालूम पड़ता है कौन किसका सुनता है, कौन नहीं सुनता, उसका जरूरत नहीं है, आपस के मामले है उनका, वो निपटेगा। सुनिए, अभी 4.5 FSA देने का हमारा सीएम ने ये किया, तो सूरज पाटिल 2.5 FSA के भूमि पूजन करने की जरूरत ही नहीं है। और सीसी कौन सा ग्राउंड में दिया है? मेरे ख्याल से ये सब आपको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान जब मुख्यमंत्री छोड़ने का 8 दिन पहले, आचार संहिता लगने के 6 दिन पहले डिक्लेयर किया था, जब वो इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं सका एक्चुअली, बाद में 5 साल था जो फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, 5 साल में कुछ नहीं कर सका वो। अभी आप लोग को याद आया कि ये हमारे सक्षम मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र की, अच्छा, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ है, शरद पवार जी की आशीर्वाद है, सोनिया गांधी जी की कृपा है, सबका इससे ढंग से चल रहा है, क्योंकि सबको लेके चलने वाली एक पार्टी है वो। आज महाविकास आघाड़ी है, 4 FSA 4.5 FSA मिलेगा, उसमें नए मुंबई का पूरा विकास होगा। जहाँ तक ये जो बात जो कॉम्प्लिकेटेड विषय है, पंतप्रधान आवास योजना, एक समझना चाहिए, ओपन नायक साहब बोलो ओपन विरोध करो, ये नहीं बोलता हम लोग भी साथ आते हैं। सुनो, ये पब्लिक का काम के लिए हम लोग भी साथ है, कोई पक्ष विक्ष नहीं देखेंगे। स्टेशन के सामने कोई आवास योजना होता है? आज न्यू बॉम्बे के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपको अगर आप एक मीडिया वाले वहाँ से सेक्टर 1 से आपको कॉपर करते जा नहीं सकते, परिस्थिति है। स्टेशन के सामने तुम बिल्डिंग बनाते हैं, न्यू बॉम्बे एक इतना बड़ा प्राधिकरण है, बहुत सारा जगह है जो स्टेशन दिखे उसके सामने। स्टेशन में आदमी अगर कल स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आदमी किधर हलाएंगे हम लोग? ये सब देखो, ये पंतप्रधान का सोच है। आज देश की परिस्थिति क्या है, 97 नंबर में हमारा देश, हमको शर्म आता है हमारे देश की। देखो मनमोहन सिंह था जब देश कहाँ थे, देश कहाँ था, अभी देश का परिस्थिति बनाएगा, ट्रक टर्मिनल बनाएगा, जदी साहब एक मिनट, ट्रक टर्मिनल अगर रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ी देवेंद्र फडणवीस का और बीजेपी सरकार का मैं नहीं समझता हूँ। इतना बड़ा बेवकूफ़ भी हो सकता है हमारे देश में। ट्रक टर्मिनल जैसा होता है, जैसा होता है, ये तो अभी विधानसभा अधिवेशन सभागृह में नहीं, सूरज बेटा उससे पहले सभागृह में थे। पूरी नई मुंबई जानती है संतोष शेट्टी बोलते क्या और करते क्या है, मैं उसमें वैयक्तिक नहीं जाऊंगा, ठीक है। हर इंसान का एक वजूद, एक आईडी बन चुकी है। रही बात, अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता था, उन्होंने ही छेड़ा कि विचारधारा कौन सी, ये जो तीनों बैठे हैं, ये सब जब बोले कि पिछला भाषण देखो, साहब बोल रहे पिछला, यकीनन गणेश नायक साहब जो बोलते हैं उसी बात पे आज भी खड़े हैं। आप कौन से जगह खड़े हो? वही उद्धव ठाकरे साहब, आप चीफ मिनिस्टर है, जिनको गाली दे दे के आप लोग यहाँ पे नई मुंबई में झंडे उनके खिलाफ चढ़ा के बढ़ा के चल रहे थे। वही शरद पवार साहब है, जिनके अभी इनके स्टेटमेंट या फिर इनके राइटिंग वाले आपके भी पास पड़े होंगे, यही लोकसभा के बीच में कि पवार साहब ने कितनी वाट लगाई, कैसे वाट लगाई। तो ये विचारधारा बदलने की मुझे इनको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, नाइक साहब को, जो खुद के विचारधारा के ऊपर कायम नहीं है। रही बात, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
हम प्रोटेस्ट वो पब्लिक बात के लिए कर रहे हैं। बात यही आ रही है क्योंकि जो बात चलती आई है, फिर से मैं वही कहूँगा कि जैसे इनका कहना है कि संदीप जी की वजह से नायक साहब को बीजेपी में जाना पड़ा था। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? ऑपोजिशन ना, एक नाम तीनों में से एक नाम। तीनों कह रहे हैं। मैं बोलता हूँ ना, तीनों बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ ना, ठीक, हम आदरणीय गणेश जी नायक साहब का आदर करते थे, अभी भी आदर ही करके नाम ले रहे हैं। जैसा कि इन्होंने हमारे करण के ऊपर, मेरे मिसेज के ऊपर प्लास्टिक का टेबल फूट के चोरी किया करके केस लगाता है। पर्सनली नहीं कोई सब्जेक्ट है। एमके बड़े साहब आपका घर का निश्चित बोला ना, तौर पे क्यों पार्टी में गए? बड़ी साहब, हमको पार्टी छोड़ने का कारण क्या था? ये हमने कभी आदरणीय गणेश जी नायक साहब के कभी पद नहीं मांगा। अरे वही गणेश नायक साहब ने जब अंदर जेल में आप गए तो पूरे पार्टी को आपके घर के लिए पीछे खड़ा किया था कि मेरा बंदा अंदर है, आपके साथ खड़े रहते। वही शिवसेना के लीडर थे जो आयुक्त थे तब, जिन्होंने आपको अंदर डलवाया था। अरे सूरज जी, आपको क्या मालूम है? जो आपके क्या मालूम है? मेरे को पूछो। अरे आपके नेता ने तो मेरे को अंदर डाला अतिक्रमण घोटाला में, आपके संदीप नाइक ने तो मेरे को डाला अंदर घोटाला में, और मुझे बेल नहीं होनी चाहिए करके मुझे पर्सनल जाएंगे तो बहुत सारे चीजें निकलेंगी। कुछ नहीं जाओगे, आपके नेता ने अच्छा काम कर रहा हूँ करके आपके नेता ने मेरे को अतिक्रमण घोटाले में लटकाया, संदीप नाइक ने लटकाया। सूरज जी, और ये जो इंचार्ज था पुलिस स्टेशन का, उन्होंने बोला है तीनों को लटकाया। मुझे जामीन नहीं देने का वहां पे कॉल किया है। आप क्या बात करते हैं? ठीक है, अभी दूसरे विषय बात यही हो रही है। फाइनल हमको और डिस्कस करना है। पॉइंट ये हो रहा है जो लोगों के इसमें डाउट्स जो आ रहे हैं, जैसे अभी कहा कि तीनों, आपने बोला कौन कह रहा है, सामने तीनों कह रहे हैं कि भाई वो पुत्र प्रेम की वजह से उनको जाना पड़ा, आज कंफर्टेबल नहीं है। गलत है, ये गलत। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो आदमी पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट की टिकट्स बांटते थे उनको बेलापुर से टिकट नहीं दिया गया बीजेपी में, वो उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था, ऐसा अपोजिशन का मानना है। और वहीं से उनको लगा कि भाई मैं कोई गलत स्टेप तो नहीं ले लिया जी, कुछ नहीं है। मैं ये क्लियरेंस करता हूं मैं इसका आपको। जिस तरह से है कि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक डिसिप्लिन वाली पार्टी जो से मानी जाती है, वहां पे फ्री हैंड उस तरह से नहीं दिया जा सकता है जैसा नायक साहब को सालों साल से आदत हुई है, जो पवार साहब ने दी थी। देखिए आप, इसके चलते ये सब बातें चल रही है और फिर उस पर नायक साहब खुद इस तरह से अगर स्टेटमेंट देते हैं तो लाजमी है कि डाउट्स तो आएंगे। नहीं पक्का। देखिए मैं इसका क्लियरेंस देता हूँ आपको जेडी साहब। निश्चित तौर पे अगर नायक साहब का कोई स्टेटमेंट निकलता है तो उसके ऊपर तो बातचीत होनी या सोच होनी, ठीक है। पर उसके आगे ये है कि अभी संदीप नाइक जी का नाम निकल रहा है। संदीप नाइक जी का नेचर, संदीप नाइक क्या है, 10 साल एमएलए रह चुका है, उनका काम का विजन सिस्टम सभी ने देखा हुआ है। सोच ये तीनों जो बोल रहे हैं संदीप नाइक, देखिए गणेश नाइक साहब एक खुद डिसीजन लेने वाले बंदे हैं और उनके पास डिसीजन पावर है। आप जैसे अभी बोले कि पवार साहब ने, निश्चित तौर पे हम भी मानते हैं कि शरद चंद्र जी पवार साहब ने गणेश नाइक साहब को फ्री हैंड दिया था। राष्ट्रवादी में थे तो अब टिकट बांटने का था या फिर जो भी सीट्स थे, हमारे पास निश्चित तौर पे यकीनन था। वो पार्टी का जो चौकट थी, जो रिस्ट्रिक्शन था, जो दायरा था, वो उतना था। हम जो पार्टी में अभी है वो पूरे देश के इसमें टॉप पार्टी बनी हुई, और निश्चित तौर पे जैसा आपने ही बोला कि डिसिप्लिन सिस्टम, तो हम वहाँ जाके बैठे तो निश्चित उनके सिस्टम से वो आज चल रही है। रिस्पेक्टेड मंदाताई मात्रे सिटिंग एमएलए थी, निश्चित तौर पे वहाँ पे उनको सीट देगी, उसके कहीं पे हमारी उसके खिलाफ नहीं थे। उसके बाद गणेश नायक साहब को ऐरोली विधानसभा दी गई, सम्मान में उनके वो दिया गया, हमारी कहीं पे उसके ऊपर कमीपन नहीं हुई। आज भी हमारा नेता, मतलब दोनों सीट्स नई मुंबई करों ने बीजेपी के एमएलए चुन के दिए। नायक साहब ने बेलापुर सीट तो मांगी थी। मांगना हर एक का फर्ज है कि मैं यहाँ लड़ना चाहता हूँ, पर वहाँ पे जो बीजेपी के सिस्टम है, गणेश नायक को सीट नहीं मिले बड़ी बात नहीं है, ये हमारे ख्याल से नहीं है। आप विपक्ष कुछ भी बोल सकता है कि उनको बोलना है, यही लोग जब उनके पीछे दौड़ते थे तो बहुत अच्छे थे। अच्छा, दूसरा बोल रहे डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ दोनों एमएलए एक ही पार्टी के हैं, मंदाताई भी हैं, गणेश नायक साहब भी हैं, कोऑर्डिनेशन कभी नहीं दिखता है दोनों। मैं अभी भी बोलता हूँ, आज का स्टेटमेंट बोलता हूँ, जबकि आज एबीपी माझा, जी टीवी, जबकि बहुत सारे मीडिया वहाँ पे थे, आपका भी चैनल था, आप देख लीजिए गणेश नायक साहब का स्टेटमेंट इसी बारे में कि आपके एक नेता, मतलब मंदाताई का नाम लिए बिना पूछा गया सवाल कि उन्होंने तो 3.5 का मांग किए, तो सर ने बोला यही वो कहाँ गलत किया है, सब्जेक्ट टू जिसका रूल्स में अगर 4 बैठ रहा है, किसी का 6 बैठ रहा है, तो निश्चित वो मांग जायज़ है, और हमारे एमएलए ने वो मांग की है तो उसका स्वागत ही है।
आपके जो आप फंक्शन की बात कर रहे हैं वो बेलापुर विधानसभा में हुआ, उसमें मंदाताएं थी जी। ये सोसाइटी का कार्यक्रम था, मैं फिर बोलता ये बेलापुर पार्टी, एरिया में। हाँ पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये सोसाइटी का कार्यक्रम था और सोसाइटी ने इनवाइट किया था, जबकि वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड लोकल एमएलए को नहीं इनवाइट किया उन्होंने। लोकल वो एमएलए उनकी है, लोकल एमएलए, यही तो बात है आप में सोच में, और यही यही तो बात है, यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। लोकल आप लड़ाते बैठो, हम लड़ने वाले नहीं, फिर हम हमारा मेयर बिठाएंगे, आप ऐसे लड़ते मैं रहो। आपको इतने बोला कि न्यू बॉम्बे के अरे अंदर आप दो इतना भी बीजेपी झगड़ा लगाओ, हम झगड़ने वाले न्यू नहीं। बॉम्बे के अंदर दो ताई भी बीजेपी है। हमारे, दादा भी अगर हमारा। दो बीजेपी भी होती थी ना तो आर्मी के सेक्टर 6 में अभी तक बीजेपी का अरे बोर्ड लगा जाता था। ताई भी हमारे, दादा भी हमारे, आप लड़ते रहो। एक घोड़ा इससे पहले मैं आपको नजदीक बोलता आया हूँ, है। प्रशांत जी एक मिनट क्लियर करता हूँ। जी एम.के. बड़वी साहब ने जो बताया, इससे पहले राष्ट्रवादी में था, जब भी राष्ट्रवादी का ऑफिस नहीं बना था, प्राधिकरण था, अभी बीजेपी का ऑफिस नहीं बनेगा। एक मुझे विश्वास है नायक साहब हमारा अच्छा सर, हमारी पार्टी डिसिप्लिन वाले सेंटर ऑफिस वाशी में हमारा, इसके दूसरे पार्टी का ऑफिस का हमारा अलाउड नहीं है। आपकी सोच क्लियर कर दूं सर, इनको मालूम है, वाशी बीजेपी ऑफिस में आ जाइए, तो आपको मालूम है। रामचंद्र गरज साहब को फोन कर लीजिए, ऑफिस में बुला लेंगे। देखो कांग्रेस एक सागर है, समुंदर है, जितना अभी खत्म हो रहा है, जितना वो खत्म हो चुका है। खत्म आपका लैंग्वेज खत्म हो रहा है। सुनो, कोई खत्म नहीं जिसको होता है। सपोर्ट लेना पड़ा है, जिसको पूछता नहीं कोई अभी। नहीं उद्धव साहब के पीछे लगा हुआ है। जहाँ से आदरणीय गणेश जी नाग साहब चुन के अरे आए वो आर्मी अभी विधानसभा से, कांग्रेस वहाँ तो क्या ऑफिस कर रहा चालू था, है? वो तो चालू करो। अच्छा, यही लोग तो पप्पू बोलते थे, नहीं मेरा यही लोग बोलते थे, यही लोग बोलते थे। वो क्यों नहीं चालू कर रहे? अरे साहब पप्पू बोलते थे, आपके एक ही नेता बात को। बोलता हूँ, पार्टी ऑफिस के लिए जैसे एम.के. मडवी साहब ने बोला उधर का राष्ट्रवादी का बोर्ड निकाला, लेकिन बात ऐसी है, जब फ्री एंड पावर साहब ने नाइक साहब को दिया था, एक तो सिडको भी सब साथ में था उनका, तो वहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी के लिए 300 मीटर का प्लॉट अलॉट कब का हो चुका है, 15 साल पहले। वहाँ पे उन्होंने आज तक राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन बनाया नहीं है, जो सानपाड़ा स्टेशन के बाजू में है। और रही बात बीजेपी का ऑफिस तो पहले से, मुझे नहीं लगता है नाइक साहब बीजेपी के ऑफिस में जाके बैठेंगे, क्योंकि उनकी आदत है, एक तो व्हाइट हाउस, एक तो क्रिस्टल हाउस। लेकिन आजकल एनएमएमसी भी जा रहे हैं बहुत। अभी अभी शेट्टी साहब इतने सालों से थे क्या कॉर्पोरेशन में, क्या कारण है आपको लगता है? इनका आपको ये कहना है कि लोगों के इश्यूज लेके जा रहे हैं। अरे ये घर में छुपे हुए थे, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, इनके नेता और ये घर में छुपे हुए थे। अभी आज ना इनके नेता बाहर निकले, ना ये बाहर निकले। को आयुक्त के बाद जाना पड़ा, जरूरत नहीं है, तुम्हारा पास आमदार है इतने क्या है, सक्षम है, सूरज पाटिल जैसा सक्षम कार्यकर्ता उनका पास, क्या है उनके पास, क्या है उनके पास, बोलिए क्या है। जब वो जा रहे दो तो आमदार है, एक जा रहे ना, सुनो 2 आमदार है तो दोनों को लेके जाओ ना। अरे वो ये देखिए, वो बेलापुर झगड़ा उसका लगा विधानसभा होने वाला नहीं है। शेट्टी साहब दोनों को लेके जाओ। वो भी हम लोग आदरणीय गणेश जी नाग साहब को आपने जैसा बताया, अभी कार्यकर्ता लोग, एक मिनट, अभी कार्यकर्ता लोग, मैं आदरणीय गणेश साहब का आदर करता हूँ। मैं सूरज की तरफ से आपको पूछता हूँ, अगर गणेश नायक साहब लोगों के इश्यूज लेकर हर हफ्ते पालिका में जा रहे हैं तो उससे आपको क्यों आपत्ति है? नहीं आपत्ति नहीं है, तो दया आता है। हमारे इतने बड़े आदमी एक बोलते हैं आपकी सोच के ऊपर हमें दया आती है, सुनो, आपकी सोच के ऊपर हमें दया आती है अन्ना। उनको ऐसा बैठना पड़ता है आयुक्त के सामने, एक आदमी यही गणेश नायक है, यही गणेश नायक है, लोगों के लिए कहीं भी हम सुख है, पूरी गणेश नायक है जो लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के लिए नहीं जा रहा है। पूरी कॉर्पोरेशन व्हाइट में उसमें 2-2 घंटा आके बैठती थी। आज दुख क्या लग रहा है कि आदरणीय गणेश जी इतने बड़े आदमी जिसको हम डेप्यूटी सीएम होम मिनिस्टर के लेवल में देखते थे, और कार्यकर्ता उनको घास निकालने के लिए लेके जाते जी, अभी मैं बोलता हूँ आपको, और गणेश नायक साहब घास निकालने के लिए आयुक्त के पास जाते हैं। मार्च में ये कोविड चालू हुआ, 22 मार्च को कोविड चालू होने के बाद उचित नहीं है, घास निकालने के लिए लेके जा रहे हैं। परिस्थिति चिंताजनक है। 9 मई को हमारा सेशन खत्म हुआ, जो 5 साल का हमारा कार्यकाल था वो खत्म हुआ, और 9 मई के बाद वहाँ पे नगर सेवक नहीं रहे, मेयर नहीं रहे, जबकि जरूरत थी प्रशासन के साथ किसी को डट के खड़े रहने की,
लोगों की गुहार वहां लगाने की, आवाज़ बढ़ाने की, प्रशासन को गाइडेंस करने की, तब जाके हम फक्र करते महसूस करते कि हमारा नेता घर में छुपा नहीं रहा इन जैसा। हमारा लेकर हर ने जरूरत नहीं है, लोगों के लिए लड़ा, लोगों के लिए समस्या मांडी, लोगों के लिए दौड़म भागी की। 72 साल की उम्र में भी हमारा नेता, एक तो मुंबई जाके बैठा इनका नेता, दूसरा नेता किधर पता ही नहीं चला, मिनिस्टर लेके बैठे पर कभी नवी मुंबई देखने नहीं आए। अभी चुनाव है ना तो आगे आएंगे, अभी चुनाव है तो आएंगे। हम बोलते हैं 3 नहीं 4 मिलके आओ, हमारा एक ही काफी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारा एक ही काफी है तुम तीनों के लिए। दुर्भाग्य की बात है कि आदरणीय गणेश जी नाइक साहब को आप जैसे अच्छे कार्यकर्ता जिनको बहुत सब कुछ मालूम है, वो घास निकाल कॉर्पोरेटर नहीं रहे, एमएलए है जो राइट से उनके वो अपना काम कर रहे हैं। कितने नीचे उतारोगे उनको? मडवी साहब, पाटिल साहब, शेट्टी साहब, ठीक है, इनके ऊपर आपके बहुत अटाके हो गए, 3-3 वर्सेस 1। मैं आप लोगों से जरा पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि हम इलेक्शन की चुनाव की बात करें तो प्रैक्टिकली थोड़े से बात कर लेते हैं। आप लोग महाविकास अघाड़ी है, स्टेट में आपके 1 साल हो गया है, अच्छा हो गया है। नवी मुंबई में सही मानों में क्या आप लोगों की युति हो पाएगी, ये हमको समझना पड़ेगा। अभी भी आपके मुंबई के जो नए अध्यक्ष बनते हैं वो बोलते हैं कि हम अलग लड़ेंगे, यहाँ आप लोग बोल रहे हैं हम साथ में करेंगे। आपके पार्टीज में खुद कितने डिविजन है हम सबको पता है। कांग्रेस में हर आदमी लीडर है, राष्ट्रवादी में आई थिंक लीडर्स ढूंढ रहे हैं आप लोग, शिवसेना में आपके एक से एक सब लीडर्स है, आप भी खुद एक ग्रुप। जी साहब, मैं आपको उसको उत्तर देता हूँ। इंटरनल क्या प्रॉब्लम है आप लोग? नहीं, मैं आपको एक साथ पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग तीनों को जवाब देना है। आप लोग आपस में इतने डिविजन्स हैं तो 3 पार्टीज मिलके फिर वो 111 सीट्स के लिए कैंडिडेट्स फाइनल करना, ये आपको नहीं लगता बहुत बड़ा चैलेंज है? आपको ये बताता हूँ, हमारा सक्षम मुख्यमंत्री है, सब है राष्ट्रवादी से, लोकल लेवल पे राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय लेवल से सोनिया गांधी देखेंगे, पवार साहब देखेंगे, अजीत पवार है, इधर बाला साहब थोरत है, अशोक चौहान जी है, गंभीर नेतृत्व वाले हमारे पास है। हमारे नई मुंबई में कोई गठबाजी नहीं है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना एक साथ बैठ चुका है, बैठ के हो चुका है। हमारा 98% सीट वाटअप भी हम लोग ने आपस में किया, सीट किसको दिया नहीं, कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगा पूरा महाराष्ट्र में और 5 साल में आने वाले 10 साल ये बोलने के लिए बहुत बोलने के लिए बात नहीं है। हर पार्टी में हम लोग सुनिए, हम लोग भाषण में रेशन नहीं देते, हम लोग रेशन दे के भाषण करते। पाटिल साहब, ये बात ऐसी है, नवी मुंबई में महाविकास आघाड़ी तो भक्कम हो गई है। जैसे संतोष शेट्टी साहब ने बोला 100% हमारा तय हो चुका है एक साथ लड़ने वाले। पाटिल साहब, एक प्रैक्टिकल चीज है, नायक साहब के जाने के बाद राष्ट्रवादी को एक बहुत बड़ा धक्का तो पड़ा है, लगा है नवी मुंबई में। आपके पास इतने सक्षम कैंडिडेट्स हैं खुद की पार्टी के लिए। एक बात बोलो, किसी को जाने आने से फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र से नेता लोग चले गए, तब महाराष्ट्र में बोल रहे थे 15-20 सीट राष्ट्रवादी की चुन के नहीं आएगी, 11 और 13, मैं 15 का बात कर रहा हूँ, जब बीजेपी वाले बोल रहे थे। लेकिन पवार साहब का करिश्मा है, चमत्कार है, ये महाराष्ट्र में 54 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस की जीत के आई। वो टाइम तो बड़े बड़े नेता गए, बड़े मंत्री गए, बड़े ये गए, सब कुछ छोड़ के गए थे। मुझे कम से कम 25 से 30 एमएलए, सिटिंग एमएलए राष्ट्रवादी के छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो गए थे। लेकिन सातारा, सोलापुर की रैली और सातारा की सभा जो बारिश में हो गई, पूरा युवक तरुण महाराष्ट्र का पूरा राष्ट्रवादी में आ गया। उन्होंने पवार साहब का सब देख लिया, पवार साहब का जादू चल गया। सुनो, जादू चल गया। पवार साहब ही हमारे प्रमुख है ना राष्ट्रवादी के, उनका ही चमत्कार, उनका ही जादू चल रहा है, उनके वजह से महाविकास आघाड़ी बैठी है ना। आज 105 आमदार जो बीजेपी के उनको घर पे बिठा है ना, वो पवार साहब का ही करिश्मा है। मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि नवी मुंबई में महाविकास आघाड़ी 100% साथ में इलेक्शन करने वाली है और ये नवी मुंबई महानगर पालिका पे महाविकास आघाड़ी का झंडा फड़कने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। रही बात बहुत सारी बातें, कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है, सुनो को लेके इश्यूज है। नहीं, किधर भी टिकट से इशू नहीं है। हमारे जो नवी मुंबई के नेता है, जो एकनाथ शिंदे साहब पालक मंत्री है, जितेंद्र आव्हाड साहब है, हमारे प्रभारी आमदार शशिकांत शिंदे साहब है, कांग्रेस के जो अनिल कौशिक साहब है, उनके अध्यक्ष बाला साहब थोरात है, संतोष शेट्टी साहब है, या हमारा जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े साहब है, मैं खुद उसमें हूँ। हम सब मिलजुल के एक जगह में कम से कम हमारा 10 बार मीटिंग हो गया। इसके पहले हमारा वार्ड वाइज मीटिंग हो गया,
कल हमारा बेलापुर आयरोली का दोनों मीटिंग हो गया महाविकास आघाड़ी का, और अच्छे से चल रहा है। सीट बीट वाटअप में कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, और गणेश नाइक के बाद में जाने के बाद कोई धक्का बिक्का बैठा नहीं है। हमने दोनों विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, हमें 80,000 के ऊपर वोट्स मिले। वहाँ पे गणेश शिंदे उम्मीदवार आए, यहाँ पे अशोक गावड़े थे। वोटर्स हमारे किधर भी कम नहीं हुए, जो है वहाँ पे आज भी वोटर्स है। आज पश्चिम महाराष्ट्र का पूरा वोटर आगरी कोली भूमिपुत्र ये पवार साहब के साथ में 100% है। मरी साहब जो बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी की टिकट्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नहीं होगा। शिवसेना में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स है, नाटा साहब का ग्रुप है, विजय चौगले का ग्रुप है, एमके के अपने लोग हैं। ये पिछला जब इलेक्शन भी हुआ था तो खुद शिवसेना में कितना रिबेलियन हुआ था, नामदेव भगत भी है वहाँ पे, और पिछली बार शिवसेना में भी बहुत रिबेलियन हुआ था। मध्यवर्ती कार्यालय पे आपको पता है कितने इश्यूज हुए थे। ऐसे में जब खुद शिवसेना में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आज वो 111 और डिवाइड करना है आपको कांग्रेस में, राष्ट्रवादी में, और आप लोग लास्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका आया था। ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है? कुछ नहीं, आप जो इससे बोल रहे कि आपस में गुट से शिवसेना में कोई गुटबाजी नहीं है। ये घर के अंदर कितना गुटबाजी है वो तो पहले देखिए। ये तो पूरे महाराष्ट्र में पार्टी है, ये घर के अंदर अगर गुटबाजी होती है तो पार्टी थोड़ा तो इधर उधर तो होता रहता है, लेकिन शिवसेना में ऐसा नहीं है। और रही बात महाआघाड़ी होएगी कि नहीं होएगी, साहब जी महाआघाड़ी कैसी नहीं होएगी? किसी ने हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी एक आके महाराष्ट्र सरकार बनाएगी। तो नई मुंबई की तो छोटी बात है, तो कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। महाविकास आघाड़ी अच्छे से काम कर रही है और अगले 15 साल 20 साल तक महाविकास आघाड़ी ही रहेगी, और यहाँ का सीएम ये महाविकास आघाड़ी का ही रहने वाला है। सर विधान परिषद तो रही गई बात, हमारे शिवसेना में कोई भी गुटबाजी नहीं है। इसमें जो नेता आदेश देंगे वो नेता का पालन करेंगे। आदेश चलता है, आदेश चलता है। इसमें एक और इशू है, आदेश यहाँ का नेता का माना जाता है, एक परिवार का नहीं माना जाता है। एक और इशू, ये भी इतनी बात सच्ची है। एक और इशू आप बोल रहे हैं आपस में गुटबाजी नहीं है, हमारा सब सेटलमेंट हो रहा है। साथ में आप लोग ये भी बोलते हैं कि इनके बहुत लोग आपके पास वापस भी आने वाले हैं, उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये और इश्यूज नहीं, इश्यूज कैसा? पार्टी इतनी बड़ी जब पार्टी है तो वो तो देख लेंगे ना। देखिए ऐसा है, सूरज जी पार्टी के नेता जो हमारे हैं वो हमें हमारे जैसे कार्यकर्ता को जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे हम लोग। आघाड़ी आपको लगता है कुछ चैलेंज है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। मैं फिर दोहराता हूँ, 1995 से लेके आज तक 2015 तक आपका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत बड़ा है। दोनों बाजू में जो रेस होती है, दोनों पहलवानों को देखें या फिर दोनों साइड को देखें तो यही दिखेगा आपको कि गणेश नाइक वर्सेस ऑल। चेहरे अलग, नाम अलग, पार्टी अलग, लोग वही है। तो इसके लिए हमें कुछ टेंशन नहीं है। रही बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में इतनी सी है पर इतने गट है। संतोष शेट्टी अपने अलग वजूद लेके चलते हैं, कौशिक साहब का गट अलग है, भगत साहब निकल पड़े हो तो हमारे साथ गट ही था इसके लिए। वहाँ दीपक पाटिल जी घनसोली में वो अलग गट से दौड़ते हैं, ठीक है। आयरोली वालों रमाकांत म्हात्रे साहब तो महामहिम वो तो अलग से चलते हैं। तो कांग्रेस की है ये वजूद वहाँ पे सभागृह में दिखाई देता है हमको। बेलापुर अलग बोलता है, आयरोली अलग बोलता है। रही बात राष्ट्रवादी की, अभी तक नेता ही नहीं है। शशिकांत शिंदे साहब निश्चित तौर पे अच्छे नेता है जो कि सातारा के नेतृत्व करते हैं, ठीक है। प्रशांत पाटिल साहब उरण के नेता है जो वहाँ के नेतृत्व करते हैं। यहाँ नेता को नहीं जिनको इनको लाना एक्सपोर्ट करना पड़ा, इम्पोर्ट करना पड़ा इनको, तो इनकी पार्टी तो हम बाजू में ही रखते हैं। रही बात यहाँ की, तो मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है, भगत साहब का नाम मत भूलिए नहीं तो और बवाल मच जाएगा, इनको फोन आ जाएगा तुरंत। तो इतने सारे गुट में, इसलिए इतने सारे गुट में बटे हुए ये, तो इनको अपने आप देखने दीजिए। हम विकास की और लोगों की सोच की ओर चल रहे हैं, उनको लेके चलेंगे। गणेश नाइक सर फिर वही बंदा। जेडी साहब एक बात बोलता हूँ, विधानसभा इलेक्शन होने के बाद में पहला इलेक्शन हुआ विधान परिषद का सर। 6 सीट विधान परिषद की थी, 4 सीट महाविकास, 5 सीट पकड़ लो, 5 महाविकास आघाड़ी की सीट जीत के आई। ये तो रिजल्ट महाविकास आघाड़ी ने दिया। जो नागपुर की सीट थी वहाँ पे 35 साल बीजेपी ने राज किया था। वहाँ पे तो बड़े नेता थे, नितिन गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब। वहाँ पे डबल वोट से वहाँ पे हमारा कैंडिडेट चुन किया है। जो पूना की पदवीधर मतदार संघ की सीट थी वहाँ पे तो शेठ जी का, भट्ट जी का पक्ष बोला जाता है बीजेपी। वहाँ पे ब्राह्मण लोगों का ज़्यादा राज था, बोगस वोटिंग किया था कस्बा पेट में ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे भी राष्ट्रवादी की सीट 56,000 से जीत के आ गई। यानी एक तो करिश्मा पहला ही रिजल्ट दिखा दिया,
6 में से 5 सीट आ गई। अभी ये तो नवी मुंबई तो वो तो झांकी थी, अभी तो बाकी है, ये तो 100% होने वाला है। अन्ना कुछ बोल रहे थे? हाँ, जहाँ तक अभी सूरज पाटिल ने बताया, जैसे कांग्रेस में कोई गठबाजी नहीं है, ये बीजेपी पार्टी नहीं है। जैसे कि 2 आमदार हैं, एक का मुँह इधर एक का मुँह उधर, ऐसा नहीं। हम लोग 3 लोग हैंडल करते हैं, रमाकांत माथे, संतोष शेट्टी, अनिल कौशिक। बाकी लोग को सुनिए नहीं, बाकी लोग का बाकी वजूद ही सब नहीं हमारे है। लीडर्स हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, समझदार लोग हैं, हम लोग एक साथ हैं, कोई गठबाजी नहीं है। गुड़ पहला होगा, अभी कोई गठबाजी नहीं, किसी कोई स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करते हैं, कोई पहले स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग पक्ष के लिए काम पक्ष के लिए काम सूरज जी, करते हैं। एक और इसके बाद हम फाइनल क्लोजिंग उसमें जाएंगे। सूरज जी, जो इस तरह से आप बात कर रहे हैं कि चैलेंज नहीं है, एक और ये बात सामने आती है कि नायक साहब के जो खास लॉयलिस्ट थे बहुत क्लोज, वो एक करके छोड़ के जा रहे, जो पिछले इलेक्शन में भी हमें नजर आया, क्योंकि आपको खुद की मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी, आपको इंडिपेंडेंस का सहारा लेना पड़ा था 5 का, तब आपकी मेजोरिटी, और ऑफकोर्स कांग्रेस ने फिर उसका बहुत फायदा भी उठाया था और साइड से आपको बाहर से सपोर्ट किया था। अभी इस बार जैसे पहले एमके साहब चले गए, वहाँ की 3 सीट चली गई, बाकी भी और नेता यहाँ से गए थे, सपोज शेवाली साहब चले गए थे। अभी जैसे सुरेश कुलकर्णी जैसा पावरफुल लीडर जो तुर्गोरे का, जो असेंबली इलेक्शन में सब जानते हैं कि नायक साहब को जो लीड आती थी वहाँ से आती थी, वो आदमी आज डिसर्व होके शिवसेना में जाने की बात हो गई है। तो इस तरह के लोग अगर छूट रहे हैं, पिछली बार ऑलरेडी आप मेजोरिटी नहीं ले पाए थे, इस बार और लोग बाहर निकल रहे हैं, उससे आपको लगता नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं, आप एक नाम गिलाएंगे तो मैं क्लैरिफिकेशन दे पाऊंगा। आप सुरेश कुलकर्णी का नाम ओवरऑल की बात, ओवरऑल मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इनके 4-5 वॉर्ड्स पे असर हो जाता है। नहीं, बस सही है, जैसे आप भी बोल रहे हैं, आप जा रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, इनकमिंग भी कम नहीं है जाने की। संपत शेवाले जी हमारे नायक साहब के चाहते थे, है, रहेंगे, पर सेक्टर 17 में बीजेपी प्रणीत बहुत लोगों का ये था, उनके वोटर्स का वहाँ पे रिक्वेस्ट था कि आप बीजेपी में रहिए, आप राष्ट्रवादी से निकलिए। तो संपत शेवाले जी ने पार्टी ज्वाइन की बीजेपी, पर आप हर साल कवरेज करते देखिएगा कि उनके प्रोग्राम में राष्ट्रवादी में रह के भी नायक साहब ही प्रमुख वहाँ पे हम एक नंबर से जा रहे हैं। आप बड़े बड़े जो बात करें उनसे जा रहे हैं। सुरेश कुलकर्णी जी के बारे में रिस्पेक्टफुली मैं बोलूँगा, यकीनन बड़े नेता है, बहुत सालों से दादा के साथ कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे थे। पिछले रिजल्ट आप देखेंगे, अगर आने वाले इस पे कुछ असर का बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे जो सुरेश कुलकर्णी साहब फ्रंट फेस थे, उनके पीछे हमारे राजू शिंदे, हमारे मेडकर ग्रुप, या फिर हमारे अलग अनवर भाई, जो सुरेश कुलकर्णी साहब के साथ तो साथ कंधे से कंधा मिला के लोगों से रूबरू थे, नायक साहब के कार्यकर्ता। सुरेश कुलकर्णी साहब उनकी फैमिली छोड़ के बाकी सभी वहीं पे है, वो कोई नहीं गया। अनवर भाई वही है हमारे, अमित मेडकर और उनकी टीम वही है हमारी, राजू शिंदे जो सेना में जा चुके थे वो फिर घर वापसी है हमारी वहाँ पे, तो और हमारे और सारे लीडर्स हैं वहाँ पे जो यकीनन हम बोलते हैं, क्योंकि सुरेश कुलकर्णी साहब होने के बाद भी वहाँ की लीड काउंट हमने देखी तो 150, 100, 200 इसके ऊपर हमारी लीड नहीं थी। लोकसभा में बहुत कम लीड से वहाँ से हमारी ये जीत जो आई थी, डिफरेंस आया था। तो हमें नहीं फ़र्क लगता कि सुरेश कुलकर्णी साहब जाने से, जैसे कि आप गिनवाते आए तो विजय चौगुले साहब गए थे, अरोली का बहुत बड़ा गढ़ संभालता था, आज बहुत बड़े लीडर हैं शिवसेना में। घुसमट की बात करें तो वो भी शिवसेना में, तो तभी जी साहब ने काफी सीट्स लेके आ गए, 3 सीट एमके साहब ने लेके चले गए। निश्चित तौर पे मैं याद दिलाऊं, उनके घर के एक देखिए ये दोनों बैठे हैं, मेरे लेफ्ट में बैठे बड़े नेता 1995 में पहले सभागृह में गए। वहाँ की स्थिति क्या थी आप ग्राफ देखिए, ग्राफ कभी भी अप डाउन में है। वहाँ तो अभी सत्ता में आने के लायक मतलब नंबर्स नहीं थे हमारे पास, वो मैजिक फिगर लगा के वो शिवसेना का मेयर बैठाने का काम तब हुआ था। इनकी गड़बाजी से पकड़ लीजिए जो भी है, ठीक है, मदद या गड़बाजी जो भी। 2000 में वही कंडीशन थी, 2005 में हम भारी इसमें आए हुए थे, 2010 में हम वन साइड थे, जबकि एमके साहब भी हमारे साथ थे तब। निश्चित तौर पे 2015 में हमारा टाइम खराब, जो कि हम एमपी इलेक्शन हार चुके थे, एमएलए हार चुके थे, तब हमने पार्टी नहीं छोड़ी। अगर सत्ता की लालसा होती तब हम जाते थे, बैठते थे बीजेपी में, पर तब हम राष्ट्रवादी से ही लड़े, वो विचारधारा लेके विकास की तब लड़े।
और हमने फिर पालिका की सत्ता काबिज की, जो कि अपक्ष हमारे विचारधाराओं के थे। सोनावने, सुधाकर सोनावने और उनकी वाइफ, ये तो हमेशा सब जानते हैं नाइक साहब के चहेते हैं और वो हमेशा साथ रहते, वो तो हमेशा अपक्ष ही लड़ते हैं। और इस बार क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? जी निश्चित तौर पे गणेश नाइक जी के ऊपर प्रेम करने वाला हर वो शख्स, हर वो इंसान उनके साथ खड़ा है, आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा। देखिए यहाँ पे भी का भी क्या इस बार होता है, वो देखना पड़ेगा। फाइनली साहब जी, हमने इंडिपेंडेंट में केस लड़के जीता हुआ है। जो गणेश नाइक साहब का जिनके ऊपर ज्यादा प्यार होता है उनको ही तकलीफ ज्यादा होती है, ठीक है, और उनको ही तकलीफ ज्यादा हुई है। फाइनली हमने काफी चर्चा की है। फाइनली इलेक्शन के आपके हिसाब से ऑफ कोर्स लास्ट चेंज होती रहेगी। लास्ट एक बोलिए। गणेश नाइक साहब बीजेपी में नहीं टिक सकते हैं, क्यों? गणेश नाइक के विचारधारा है। अरे आप कांग्रेस में टिक पाएंगे अन्ना? नहीं, थोड़े देर रुक जाइए। कांग्रेस एक सागर है, कल गणेश नाइक साहब भी कांग्रेस में आ सकते हैं। अरे थोड़ी देर रुकिए, कांग्रेस में से भी आ सकते हैं। देखिए आप लग रहे हैं संतोष शेट्टी साहब का दिखता है, दिल में कमल बैठा है। संतोष शेट्टी साहब, अरे उनको जमता ही नहीं है, बीजेपी जमेगा नहीं उसको। पुत्र प्रेम के खातिर गए, जो बोले ना पहले धृतराज बन गए, सबका स्वभाव पहले वैसा नहीं था। नाइक साहब को रेस्पेक्ट करता हूँ, बीजेपी में नाइक साहब रह नहीं सकता है। आप सबको बहुत फिक्र रह नहीं सकता है, फिक्र है, बहुत समझ क्योंकि में आ गया मुझे। और अच्छा क्या करें, फिक्र तो रहेगी ना। मनीष साहब, फाइनली नवी मुंबई के जो चुनाव होंगे उसके वेरी ब्रीफली क्या मुद्दे क्या है? वेरी ब्रीफली आपको क्या लग रहा है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़े जाएंगे? किस मुद्दे पे क्या? अभी महाविकास आघाड़ी इतनी अच्छा काम कर रहा है कि सामने वाले को कुछ चांस ही नहीं दे रहे। क्या अच्छा वो भी पूछ लीजिए। क्या अच्छा? आप देख लीजिए क्या नहीं चल रहा है। क्या अच्छा वो पूछ लीजिए। आज नई मुंबई में जो कुछ काम हो रहे हैं, सब कुछ एफएसआई का होने, क्या एफएसआई किसने दिया? आप लोग थक गए 25 साल में। जीआर दिखा दीजिए। 25 साल में सिर्फ गाजर देते थे आप लोग। दिखा दीजिए इम्प्लीमेंटेशन, डीसीआर और जीआर दिखा दीजिए। यहाँ बोर्ड लगा के आज का ये एग्जाम्पल ले लीजिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जी। आज का ये एग्जाम्पल आपका ले लीजिए। हमारे पार्टी ने महाविकास आघाड़ी आपके पार्टी ने किया, आपके पार्टी ने किया, जाहिर पैसा आपके पार्टी ने दिया। एक पेपर दिखा, कौन दिया? आपके पार्टी ने दिखा, कौन दिया? एक पेपर दिखा दीजिए, कौन दीजिए? एक पेपर दिखा दीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने भी दिया, इम्प्लीमेंटेशन ने किया। सुनिए, पक्का बोलिए, पृथ्वीराज चौहान ने दिया, बोलते उद्धव साहब ने दिया, पक्का। अभी इम्प्लीमेंटेशन उद्धव साहब ने दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 एपिसोड कौन दिया? देवेंद्र फडणवीस साहब के रहते हुए ये अप्रूवल सोसाइटी को लिया हुआ है हमने। ये सोसाइटी पैसे भरने का ऑर्डर, पैसे भरने का ऑर्डर लिया हुआ है। मैं 2.5 का बोल रहा हूँ। देखिए इनकी बात गलत है। मौलवी साहब, हम वापस डिस्कशन में जा रहे हैं। सीएम साहब सिर्फ एक ही सोसाइटी को दे सकते हैं। अरे ठीक है मौलवी साहब, आपके हिसाब से काम बहुत अच्छा हुआ है, इसकी वजह से आप 100% अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से हम लोग काम करके ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात है, देखिए अगर हमारे एरिया की बात करें, हम हमारे एरिया की बात करें, काम हम लोग कर रहे हैं और इनके बीजेपी के लोग बोलते हैं हम लोग कर रहे हैं, लेटर लिख रहा है करके। हम लोग 1 साल पहले प्रस्ताव पास किए और इनके लोग जैसे इनका XYZ आदमी उनको गाइडेंस कर रहा है, लेटर देते हैं और बोलते हैं काम हमारे वजह से हो गया। 1 साल से वहां पे अभी हाउस में टेंडर नहीं हुए, महासभा में प्रस्ताव नहीं हुए। ये लोग झूठ बोलने की आदत होगी, काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सूरज, आपके हिसाब से चुनाव के मुद्दा क्या होगा? निश्चित तौर पे 1995 से जो हमने विकास की यहाँ पे शुरुआत की है, वो विकास शहर विकास की ओर जा रहा है। तो 4 पार्टी चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? पार्टी के रोकेंगे तो बोलूंगा, नहीं रोकूंगा जेडी साहब, मैं रोकूंगा तो सीधे तौर पे ये सत्ता जब भी सत्ता के लिए गणेश नाइक साहब ने किया, वो किया, ये तीनों क्यों एक साथ आई है? ये तीनों क्यों एक साथ आए अपना वजूद छोड़ के? सीधी बात है, ये तीनों सत्ता के लालच में आए, कब जाके एक दूसरे का कॉलर पकड़ ले मालूम नहीं। जो बीजेपी सरकार लूटते थे महाराष्ट्र में महानगर पालिका में जो विकास किया है, आने वाले दौर में वही विकास की गंगा, वही विकास की दिशा में शहर को और गतिमान करने के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा। गणेश नाइक साहब के नेतृत्व में शहर कहां से कहां पहुंच चुका है, ये इतिहास कर रहा है, ये भविष्य भी कहेगा। इसी सोच में जाके हम लोगों के पास जाके चुनाव के लिए वोट मांगे। मुद्दा फाइनल कंक्लूडिंग निवास, मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव का?
इस बार के चुनाव में ये जो रीडेवलपमेंट है उसमें जो सिडको का जूना घर है वो लोग को नया घर मिलेगा, अच्छे एक सिविल हॉस्पिटल बनेगा, अच्छे एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। बगीचा तो बहुत बन चुका है, सिडको ने दिया जगह, हमने पे महापालिका ने टायर नहीं किया है, महापालिका ने उसको वाइट पास किया है। ठीक है, वो हो गया है, सुने हाँ। ये सब बड़े बड़े काम है, महापालिका द्वारा बनेगा। हम लोग बेचेंगे नहीं, हम लोग हॉस्पिटल नहीं बेचेंगे, हम लोग बड़े प्लॉट नहीं बेचेंगे, हम लोग सिडको से और प्लॉट लेके मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल की जरूरत है गरीबों के लिए। यहाँ एक्चुअली अभी 15-20 साल में बनना चाहिए था, हम किधर तो कम पड़े, तो हम कम पड़े ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ठीक है, कम पड़े वो हम लोग को बनाना है और लोगों को नौकरी देना है। बहुत सारा फैक्ट्री बंद है, बेकार है, और लोगों को रोजगार देना है। जो आज प्रकल्पग्रस्त का जो विषय प्रलंबित है उसको छुड़ाना है, क्योंकि उनका वजह से नई मुंबई खड़ा है। ये सब कुछ बात है। आज एक आपको बात बताता हूँ, ये जो गार्डन है नई मुंबई का पूरा, ये हमारा प्रकल्प करते थे बेचारे, जो प्रकल्प करते थे पैसे वाले, ठीक है, कोई गरीब थे, आज उसको इनकी मेजोरिटी पे उनको एक शाह को दे दिया है। पूरा जितना प्रकल्पग्रस्त कॉन्ट्रैक्टर थे वो रास्ते में आ गए बेचारे। ये सब देखो, ये सब हम लोग आने वाले दिन में ये जो गार्डन का काम, ये छोटा काम इधर का प्रकल्पग्रस्त करेंगे, ये हमारा पहला प्रस्ताव है। पाटिल साहब, फाइनली आपसे जानना चाहूंगा क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि पवार साहब खुद ध्यान दे रहे हैं नवी मुंबई पे भी, और स्टेट में भी उन्होंने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। क्या सीरियसली, क्योंकि मैं व्यूअर्स के लिए जानना चाहता हूँ, नवी मुंबई के लोगों के लिए जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स तो है, बट मुद्दा क्या हो? सर जी, बात ऐसी है, अभी महाविकास आघाड़ी एक होने का कारण पवार साहब, सोनिया गांधी साहब है। अभी अहमद पटेल साहब इसमें नहीं रह चुके, वो देहांत हुआ उनका, लेकिन तीनों ने मिलकर महाविकास आघाड़ी तैयार किए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने रेलवे बेचने को निकाला, एयर इंडिया बेचने को निकाला, LIC का किया, हर चीज़ उन्होंने बेच दी है। अभी JNPT वो बेचने के पीछे पड़े, लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी का सुनते नहीं। हुकुमशाही, हिटलर शाही की तरह राज ये देश में चल रहा है। अरे आज सर्वसामान्य मानुष, शेतकरी, कामगार, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, उनको न्याय नहीं मिला है। आज पंजाब हरियाणा के शेतकरी, लाखों लोग दिल्ली, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इश्यूज है उनका इफेक्ट आपको लगता है यहाँ पे? 100% यहाँ पे वो तो इफेक्ट, सेंट्रल का इफेक्ट पालिका के चुनाव कहा जाता है कि बहुत अलग लेवल के होते हैं। 100% का सब्जेक्ट, क्योंकि जो फार्मर है उनके बच्चे नई मुंबई में रहते हैं। सेंट्रल का इफेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट का इफेक्ट जो रहता है वो नीचे तक आ जाता है। किसान है तो हम है ना, किसान की आज भारत देश ये खेती प्रधान देश है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हा शेतकरी को असणार देश, शेतकरी को यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। महाविकास आघाड़ी आने के बाद शेतकरी का कर्जमाफी महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है, और आज की डेट में नवी मुंबई में बहुत सारे प्रश्न आज भी प्रलंबित है। डंपिंग ग्राउंड का प्रश्न है, जहाँ पे आज भी आजू बाजू में तुरवा के लोग रहने वाले, उनको आज भी तकलीफ होती है। नाइक साहब सत्ते में नवी मुंबई में थे, मंत्री थे, आमदार थे, आज तक उनका इश्यू सॉल्व नहीं हुआ है, वो बढ़ते जा रहा है। आपकी क्या सत्ता है, डंपिंग ग्राउंड का हालत देखो और अपना देखो, कंपैरिजन आप मालूम पड़ जाएगा। आपकी मुंबई महानगरपालिका आज भी बाथरूम का पानी समुद्र में छोड़ते हैं। हमारा अवार्ड ले चुका है पनवेल महानगरपालिका। नेतृत्व क्या करते हो, आपके सवाल आपको मालूम नहीं है, क्या उठाएंगे? और डिबेट्स रखेंगे हम, और डिबेट्स रखेंगे। आज के लिए काफी हो गया है। मुद्दा फाइनली ये आ रहा है, मेरे ख्याल से सभी चारों का यही है कि विकास का मुद्दा है जो नवी मुंबई के लोगों के सामने सभी पार्टीज लेके जा रही हैं। ऑफ कोर्स हर पार्टी क्रेडिट क्लेम करने वाली है, वो स्वाभाविक है। अब लोगों को डिसाइड करना है सही मानों में। आज हमने जिस तरह से डिस्कशन सुना है कि सही में किसका क्रेडिट है, किसका नहीं है, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन सत्ता के पीछे है, कौन किसके पीछे नहीं है। फाइनली हम तो चाहेंगे नवी मुंबई का भला हो, हमारे व्यूअर्स भी यही चाहेंगे, और हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी सक्षम लोग हैं हमें ये देने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस पर डिस्कशन किए। आई एम श्योर बहुत कुछ और बोलना है, और डिबेट्स हम आगे भी रखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार। नमस्कार। जय जय नमस्कार।